गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज के इस लेक्चर में लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे, यानी कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और फिर करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि केपी की बात करेंगे, और साथ ही केपी और केसी के बीच में रिलेशन को देखेंगे, क्या होता है, इनके बीच में संबंध क्या है। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था के संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट नियम गुल्डबर्ग तथा वागे ने दिया, और इस नियम को हम लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो नियम है इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। और इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके रिएक्टेंट्स के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो किस पे डिपेंड करा रेट? रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, और जितने रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव मासेस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो अब ये एक्टिव मासेस या सक्रिय द्रव्यमान क्या हैं? इसका मतलब है पदार्थ की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि 1 लीटर आयतन में प्रेजेंट पदार्थ के मोलों की संख्या। तो क्या हुआ सक्रिय द्रव्यमान? सक्रिय द्रव्यमान हुआ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो अगर हमें निकालना है एक्टिव मासेस, तो एक्टिव मास कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम कैसे लिखा लें? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है? ग्राम में मात्रा पदार्थ की, और कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट, और वी है वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो जैसे इसके ये एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे हमने एक्टिव मास कैसे निकाला। तो हमने कहा कि 51 ग्राम अमोनिया है जिसको एक बंद कंटेनर में रखा है, और उसका वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है। तो एक्टिव मास कैलकुलेट करें, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? स्मॉल एम। तो न्यूमरेटर में स्मॉल एम यानी कि 51 लिख दिया, फिर है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा? 14 + 3 इज इक्वल टू 17। तो ये हमने 17 लिख दिया। और वी क्या है? टोटल वॉल्यूम इन लीटर, तो वी हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका जो एक्टिव मास है सक्रिय द्रव्यमान क्या हो गया? 1.5 मोल पर लीटर। तो ये होता है एक्टिव मास। तो मान ले कोई जनरल रिएक्शन हमने ले लिया, जिसमें मान लीजिए कि A + B रिएक्टेंट है जो कि C + D प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो देखिए ये साइन किसका है? ये इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी कि इस समय रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि अग्र दिशा में भी चल रही है अभिक्रिया, और पश्च दिशा में भी अभिक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले हम ले कि वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि आगे की दिशा में जो रिएक्शन जा रही है उसका वेग किसके समानुपाती होगा? एक्टिव मासेस ऑफ सक्रिय द्रव्यमान A तथा B के। तो सक्रिय द्रव्यमान को हम शो करते हैं ऐसे ब्रैकेट से, तो A के एक्टिव मास के और B के एक्टिव मास से के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो वहाँ पर आ जाएगा स्मॉल के एफ। स्मॉल के एफ क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। नाउ वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन यदि हम बात करते हैं तब उस समय रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे? C and D। तो बैकवर्ड रिएक्शन का वेग या प्रतीप अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ C and D, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान C तथा D के, जो सक्रिय द्रव्यमान C का है और D का है, उसके प्रोडक्ट के बराबर। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्मॉल के बी C मल्टीप्लाई एक्टिव मास ऑफ C एंड मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ D।
तो के एफ एंड के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ना हमें मालूम है कि साम्यावस्था पर क्या होता है कि जो दोनों अभिक्रियाओं, दोनों तरफ की अभिक्रियाओं का जो वेग है वो बराबर हो जाता है। तो यदि दोनों तरफ का अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो हम क्या कर लें, ये और इसको दोनों को इक्वल कर दें, यानी कि के एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी कर दिया। तो यहाँ से के एफ और के बी को हम इधर ले आए तो के एफ अपॉन के बी, और ये सी एंड डी इधर रह गया और इधर इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू के सी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है कैपिटल के। तो कैपिटल के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको हम कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो ये रिएक्शन थी इन जनरल। यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन लेते हैं जिसमें कि हम लेते हैं ए के N1 मोल्स, बी के N2 मोल्स, ये रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में बना रहे हैं M1 मोल्स ऑफ C एंड M2 मोल्स ऑफ D। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम प्रोडक्ट का ले लें एक्टिव मास, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास C है और ये चूँकि इसके M1 मोल्स लिए तो पावर M1, उस तरह से D टू द पावर M2 और नीचे हो गया रिएक्टेंट के लिए A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2 के बराबर हो गया। तो ये हो गया के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के टर्म्स में। ना एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है कि A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी, ये रिएक्शन है जो कि साम्यावस्था में है। इसका अध्ययन करने के लिए हमने क्या करा, A तथा B को एक निश्चित ताप पर एक बंद कंटेनर में मिला दिया। तो हमने ये पाया कि A की प्रारंभिक सांद्रता B की प्रारंभिक सांद्रता से दुगनी है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब जो हमने शुरुआत में लिया है, ये एट t इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन बताई कि A की प्रारंभिक सांद्रता B की प्रारंभिक सांद्रता से दुगनी है, A की सांद्रता ज़्यादा है। अब साम्यावस्था, ये साम्यावस्था है। साम्यावस्था पर क्या पाया कि जो C की सांद्रता है वो B की सांद्रता से 3 गुनी पाई गई, यानी कि C की सांद्रता ज़्यादा हो गई। कितनी ज़्यादा हो गई, B की सांद्रता से 3 टाइम्स ज़्यादा हो गई। अब ये कहा है कि इस साम्य क्या, यानी कि इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले तो हमने ये रिएक्शन लिख ली, उसके बाद 0 टाइम पर, यानी कि इनिशियली मान लीजिए हमने A के A मोल लिए और B के स्मॉल b मोल लिए, तो इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना, इसलिए हमने क्या कर दिया 0 0। अब मान लें कि प्रोडक्ट X मोल बना है, चूँकि दोनों तरफ एक एक मोल है तो यहाँ पर भी क्या हुआ x x लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या हुआ, कितना रह गया, A कितना रह गया A माइनस एक्स और B कितना रह गया B माइनस एक्स। अब प्रश्न में जो लिखा है उसके अनुसार पहली कंडीशन क्या लिखी, A की प्रारंभिक सांद्रता B की प्रारंभिक सांद्रता से दुगनी है। तो A की प्रारंभिक सांद्रता हमने स्मॉल a मानी है और B की प्रारंभिक सांद्रता हमने स्मॉल b मानी है। तो A इज इक्वल टू 2B हो गया, क्योंकि A की दुगनी है तो दोनों को बराबर करने के लिए जिसकी सांद्रता कम थी उसमें हमने 2 टाइम्स कर दिया। तो ये पहली कंडीशन हो गई, A इज इक्वल टू 2B। अब दूसरी कंडीशन बताई है कि जो C की सांद्रता ज़्यादा है, C की सांद्रता यहाँ पर कितनी हमने ली है, x ली है, तो कितनी ज़्यादा है, 3 गुने ज़्यादा है, किससे, B से, साम्य अवस्था पर। तो B की सांद्रता B माइनस एक्स है, तो 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब इन दोनों को हमें इक्वल करने के लिए, यानी कि C और B दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B की सांद्रता में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3B माइनस एक्स। तो यहाँ से जैसे B माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 3। अब अगर हम इसी को खोलते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3B माइनस 3x, या 3B इज इक्वल टू 4x, या B इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। तो ये B की वैल्यू हमने यहाँ रख दी,
तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब के सी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने पीछे देखा के सी इज इक्वल टू है ये प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस। तो प्रोडक्ट के यहाँ पर कितने रह गए, कितने हैं, एक्स और एक्स मोल, एक्स और एक्स लिख दिया और नीचे क्या होगा ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स। अब एक्स, अब हम ये इसको सबको एक्स के टर्म्स में निकालेंगे, तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब बी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है एक्स अपॉन 3। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दें सबको एक्स के टर्म्स में निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8x अपॉन 3 माइनस एक्स। अब ये सारा जो ये है ये सारे किस फॉर्म में हो गए, एक्स के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनको सॉल्व करा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया 9 अपॉन 5, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया के सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.8। तो इस तरह के और न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में होंगे उनको आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक। यदि मान लें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट गैसियस अवस्था में हो तब हम उनकी सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें। जनरल रिएक्शन वही कि N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स यू M1 मोल्स ऑफ C प्लस M2 मोल्स ऑफ D। तो जब हम पार्शियल प्रेशर के रूप में करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर M2 और फिर ये रिएक्टेंट आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A N1 मोल्स लिया है तो पावर N1 हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। एक एग्जांपल ले लें ये जिसमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट सब गैसेज हैं। तो Kp इज इक्वल टू Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पावर क्यूब हो जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। फिर वही हमने जनरल एक कंसिडर कर लिया, एक रिएक्शन को कंसिडर कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने Kp लिख लिया जो कि अभी आपने पीछे देखा कैसे Kp लिखा जाता है। अब यदि मान लें कि गैसियस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। आइडियल गैस जो का इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT या P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इधर ले आए तो N अपॉन वी आर टी और N अपॉन वी इज इक्वल टू होता है CRT। तो जैसा PA निकालें यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दे, ये हो गया आंशिक दाब और ये हो गया CRT। तो C की जगह CART या इसको हम ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान को ART। उसी जैसे PA PB PC एंड PD इनकी वैल्यू ये हमने निकाल ली। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखा तो PC इज इक्वल टू देखिए क्या है CRT और टू द पावर M1। उस जैसे PD इज इक्वल टू ये रहा DRT टू द पावर M2 और इसी जैसे न्यूमरेटर में भी हमने वैल्यू रख दी। अब हमने जो सक्रिय द्रव्यमान यानी कि सांद्रता वाले जो टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ ले लिया और बाकी बचे हुए टर्म जो RT है तो RT ऊपर क्या है M1 प्लस M2 और नीचे N1 प्लस N2 ये हो गया। अब चूँकि आपको मालूम है ये Kc के बराबर है तो इसकी जगह पर हमने Kc लिख दिया और ये यहाँ पर हो गया RT टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर M1 प्लस M2 और ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा माइनस N1 प्लस N2 ये लिखा है जो हमने और ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा N। तो वैल्यू क्या आ गई Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा N। तो ये संबंध है Kp और Kc के बीच में। और यहाँ से देखिए आपको इस इक्वेशन से ये क्लियर है यानी कि इस इक्वेशन से आप स्पष्ट है कि यदि डेल्टा N की वैल्यू 0 हो गई तो N पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यदि डेल्टा N की वैल्यू 0 हो गई तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc के बराबर हो जाएगा क्योंकि बची हुई चीज़ें आप 1 के बराबर हो गई। यदि डेल्टा N की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यदि वो 0 से ज़्यादा है यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू 0 से ज़्यादा है इसका मतलब Kp की वैल्यू
ज़्यादा होगी। और यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब के पी की वैल्यू कम होगी। तो आज बच्चों यहीं तक, और नेक्स्ट टर्न पे फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।